नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग मस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त, स्वस्थ होंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथी जो मेरे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं, धनराज, अपूर्व, विद्या, दीपांशी, दिव्या, लक्ष्मी, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। धनराज देवड़ा, आइडिया अच्छा है, बिल्कुल बात करेंगे बेटा इस बारे में भी। हाँ जी, तो वेरी गुड इवनिंग। पूजा बेनीवाल, बताऊंगा बेटा, है ना। अभी वो सब चीजें एक बार वापस से संसदीय व्यवस्था में वापस भी आएंगी, सब चीजें हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, बताएंगे, है ना। वेरी गुड इवनिंग अनीता, मोनू, मनीष, आशीष, अमृता, विजय, प्रीतम ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग। सभी साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो लोग गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं उन्हें भैया बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभाशीष। उम्मीद है ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। अब रियल में हमारे गुरुजी हैं। यूट्यूब वाला सेशन देखा कि नहीं देखा? एक यूट्यूब पर सेशन किया था जस्ट अभी हमने, थोड़ी देर पहले। विक्रम, सही है ये टाइम? चलिए कल से 8:15 कर देंगे। नेक्स्ट क्लास कितने बजे आपकी? 9:30 बजे होती है या 9 बजे होती है? नेक्स्ट क्लास कितने बजे होती है? बता दीजिएगा आप। अच्छा, मुझे ना आप सबसे एक छोटी सी बात पूछनी है। देखिए, दो चीजें हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, जब भी हम कोई नया टीचर आपके सामने लेकर आते हैं, उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, है ना। प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कोई भी नया टीचर लाने से हमें थोड़ी हिचक होती है। अब जैसे इकोनॉमिक्स के टीचर मेरे पास तैयार हो चुके हैं, मतलब जिनकी क्लासेस होनी है। अब मुझे भय इस बात का है कि आप लोगों को उन्हें क्लास के माध्यम से दिखाया जाए तो आपका समय खराब होगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारा जो सेक्शन है ना, जहाँ पे आपकी क्लासेस हैं, जहाँ से आप मुझे ढूंढते हैं या कोई और सब्जेक्ट ढूंढते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन है डेमो का। अगर आपने देखा हो, अगर आपको ठीक लगे तो आपको अगर आप चाहें तो एक न्यू टीचर डेमो करके एक सेक्शन बना दें हम, और आपके पास में वो डेमो 1-2 दिन के लिए, जिन्हें देखना हो वो देखें, जिन्हें नहीं देखना है वो ना देखें। केवल इसलिए कि आपके सामने अगर कोई टीचर आए तो पहले आपकी, बजाय क्लास शुरू करने से पहले आपकी प्रतिक्रिया जान ली जाए। तो हम अगर आपकी, मतलब आप इस चीज को लेकर के कंफर्टेबल हों तो 2-3 दिन तक किसी टीचर का वहां वीडियो डला रहे, आप उन्हें अच्छे से देख लीजिए, और उनको देखने के बाद में फिर जो आपकी प्रतिक्रियाएं हों, अगर आप उन्हें अलाउ करते हैं, आपसे किसी पोल में पूछ लिया जाएगा। अगर आप अलाउ करते हैं तो उनको क्लासेस दे दी जाएंगी, आप अलाउ नहीं करते हैं तो उनको क्लासेस रहने दी जाएंगी। क्या राय है आपकी, मुझे ये बता दीजिए। मतलब ये एक ऐसा तरीका सोचा है मैंने कि नए टीचर को आपसे इंट्रोड्यूस कैसे कराया जाए। हाँ जी, हाँ नहीं, हम भवानी बैच के लिए 4 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मनीष कुमार गोठवाल लिख रहे हैं कि इस पॉलिटी आपसे पढ़ने के कारण विरोध हो रहा था। ओके, यानी आपको पॉलिटी मुझसे पढ़नी है, इस कारण से आप टीचर का विरोध कर रहे थे। ओके 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 ओके, मुझे वही लगा। मैंने कहा किस चीज का विरोध हो रहा है, पहले वो समझ लिया जाए। अच्छा, तो पॉलिटी मुझसे पढ़नी थी, इस कारण से आप किसी और की क्लास नहीं सुनना चाह रहे थे। यार ये तो मतलब ज्यादा नहीं हो गया? चलिए ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। मैं तो सोचता हूं कि मुझसे अच्छे टीचर्स मैं आपके लिए ला सकता हूं, पर आपने मुझे ही चुना है तो मैं क्या करूं। मैं तो इतने अच्छे अच्छे टीचर्स आपके लिए लेकर के आया हूं जो मतलब अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। और भी मतलब मेरी प्लानिंग इस तरह की है कि जो भी देश भर में बेस्ट टीचर्स हैं उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, और आप मुझे ही अपने लायक समझ रहे हैं। चलिए, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए,
हाँ जी, बढ़े आगे आज के सेशन में। तो हमारे सेशन में आज के सेशन में जिसकी बातें होने वाली हैं, विशेषताओं की बातें कर रहे थे हम, और विशेषताओं के अंदर मैंने आपको दो बातें आज पढ़ाने का वादा किया था, फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। ये दो बातें आपको समझाने के लिए आज हमने आपसे चर्चा की थी कि हम चर्चा करेंगे इन दो विषयों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये होती क्या है फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, ये होते क्या हैं, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि क्या तो फेडरल फीचर है और क्या नॉन फेडरल फीचर है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब फेडरल नॉन फेडरल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अमेरिका का उदाहरण दिया था। मैंने कहा था कि अमेरिका इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसे ही भारत के बारे में कहा था कि भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है ना, डिविजिबल नॉन डिविजिबल स्टेट ऑफ ए नॉन डिविजिबल कंट्री या नॉन डिविजिबल स्टेट ऑफ डिविजिबल स्टेट्स, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ये वाली बात आप लोगों को बताई थी तो उसमें अब नया प्रश्न पैदा ये हुआ कि भारत को ऐसा कौन सा तरीका है जिसके चलते भारत के इतने सारे राज्य आज भी अपनी ही बात को मानकर चल रहे हैं। इसको आसान भाषा में समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें समझाने का प्रयास करता हूं। अब आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, सुमित शर्मा लिखे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, एग्जाम सर बीएड वगैरह का। बेटा ये आपके जो निजी सवाल हैं इनके लिए, हाँ, आपके निजी सवालों पर मैं आपको कुछ भी वो नहीं दूंगा। बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल पैरेलल चलेगी। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के नोट्स चाहिए बेटा, एक बार हमारा बंडल डिलीवर हो जाए उसके बाद में फिर हम बाकी सब बातें करेंगे। बिल्कुल हरि प्रसाद, फाउंडेशन बैच तो मैं ही पढ़ाता हूं, पर मैंने सोचा था कि आपका ये वाला जो आरएस वाला बैच है इसमें मैं और टीचर्स लेकर आऊं। सर विंडो में तो सही चल रहा है पर मोबाइल ऐप में ईयरफोन की दिक्कत आ रही है, प्लीज चेक। कुलदीप, ईयरफोन की दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी पढ़ लें अगर आपकी मतलब इजाजत हो तो, ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या कह रहे हैं, एक बार के लिए इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार हम लोग जब भारत का नक्शा देखते हैं, आप में से बहुत सारे राज्य, बहुत सारे विद्यार्थी भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर पूरे टाइम अपनी नजर बना के रखते हैं। आप में से कई बार किसी किसी को ये फीलिंग आती होगी, क्या फीलिंग आती होगी कि यार इंडिया जो है, इस इंडिया के अंदर हमारे जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में क्या कभी ये संभव है क्या कि कोई राज्य नाराज हो जाए, किस बात पर कि साहब मैं तो अलग ही रहूंगा। कोई राज्य कभी नाराज हो जाए कि मेरे को नहीं रहना आपके साथ, मेरे को आपकी पार्टी में नहीं रहना। भाई कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप में से कई ने कभी कोई क्रिकेट का मैच खेला हो, जिसके पास बैट है या जिसके पास बॉल है, जिसके पास में पूरी किट है, उसकी मोनोपोली चलती है, भाई मैं नहीं खेल रहा, तो सब बच्चे उसी को मना रहे होते हैं, यार मान जा यार, तेरा इतना अच्छा बैट है, खेल ले भाई यार, ऐसे क्यों कर रहा है। ऐसी स्थितियां आती हैं। अब ऐसे ही जरा विचार करिए कि आपके पास में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनका केंद्र से व्यवहार नहीं चल रहा है। हाँ सर, एक ही साइड सुनाई दे रहा है। हाँ प्रद्युमन, अखंड भारत के बारे में बिल्कुल बोल देंगे आज, लेकिन टाइटल मेरे हिसाब से अखंड भारत नहीं होना चाहिए। आप जिस टाइटल के लिए आए हैं वो अखंड भारत नहीं है, है ना। अपन इंडिया पढ़ने आए हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये फालतू की बकवासबाजी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो अब सवाल क्या बना, बोले सर एक बात बताइए, ऐसा क्या है। मैंने कहा किस बारे में, कैसा क्या है, मतलब एक राज्य कभी केंद्र से सहमत ना हो। बोले सर आजकल हमें देखकर कई बार डर ये लगता है, जैसे पश्चिम बंगाल है, ममता दीदी और केंद्र सरकार में मोदी सरकार, इन दोनों की कभी बनती नहीं है सर। हमें तो फीलिंग से यह आती है पता नहीं दोनों में कितनी दुश्मनी है। दुश्मनी कितनी है, इससे तो कई बार ये लगता है कभी ममता दीदी ये ना कह दें जाओ मैं नहीं खेल रही है, मेरा बल्ला मैं नहीं खेल रही, मैं अपना अलग पश्चिम बंगाल चलाऊंगी। ऐसे ही सर कई बार ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में जिस प्रकार की टसल रहती है, उसे देखकर ऐसी फीलिंग आती है कल को ये ना कह दें कि जाओ दिल्ली में मैं किसी को नहीं आने दे रहा। मैंने कहा ठीक है,
सर कई बार ऐसा होता है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु वाले जो देश के, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, इनमें सर हिंदी भाषा को स्वीकार ही नहीं किया जाता। हमें देखकर सर कई बार ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि तमिलनाडु ये कह दे कि जाओ जाओ, मैं भारत का हिस्सा नहीं हूं, तुम लोग अपना हिंदी हिंदी चिल्लाते रहो, हिंदी भाषा हिंदी भाषा। अच्छा, अब भाई साहब ऐसी चीजें जैसे ही आपके दिमाग में आएंगी तो दिमाग में सबसे पहला प्रश्न क्या पैदा होगा कि यार ये तो बात तो सही है। अगर कोई राज्य ऐसा कर दे, क्या कर दे कि भाई मैं नहीं खेल रहा, अपन अपनी पार्टी बनाएंगे, अलग रहेंगे, अपना देश बनाएंगे। देश बनाने के लिए क्या चाहिए? जनता चाहिए, वो है। जनता के साथ साथ निश्चित भूभाग चाहिए, वो है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस है, सब कुछ तो है। खुद का मुख्यमंत्री है, खुद की विधानसभा है, सत्तारूढ़ पार्टी का शासन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन नहीं खेल रहे। ऐसी फीचर अगर किसी दिन आ जाए तो क्या करें? इसी का इलाज आज आपको पता चलने वाला है। आपको क्या लगता है जब देश का एकीकरण हो रहा था तब क्या हमारे देश के जितने भी प्रतिनिधि थे, हमारे देश के जितने भी मुखिया लोग थे, आपको क्या लगता है वो इतने मूर्ख थे क्या कि उन्हें इस बात का एहसास ना हो कि जो कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन लोगों से यह कहता हो कि जिसको पसंद है वो अपना अपना बना सकता है। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ होगा जिसकी वजह से लोह पुरुष सरदार पटेल ने सारी रियासतों को और सारे के सारे जो क्षेत्र उस समय ब्रिटिश भारत के हुआ करते थे उन्हें एक ही धागे में पिरो दिया। कुछ तो कलाबाजी की थी उन्होंने। और उसके बाद से आज तक ऐसा क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति बाहर आकर के ये नहीं कह पाया कि भाई साहब हमको अलग रहना है। सब लोग चाहे जैसे भी रह लें, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आई हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो, कोई भी राज्य इस स्थिति में कहने के लिए कभी नहीं पैदा हुआ कि हमें अलग बन करके रहना है। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न तो आना चाहिए कि भाई साहब किसी के दिमाग में आज तक यह सवाल आया क्यों नहीं कि मुझे अलग रहना चाहिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हां आता तो हमारे भी दिमाग में था, लेकिन हमने सोचा कि हम अगर ऐसा कहेंगे तो देशद्रोही ना हो जाएं। चिंता ना करिए, आप देशद्रोही नहीं होंगे। आपसे पहले जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इस बात को बखूबी समझ गए थे कि देश को कैसा रहना है और देश में क्या तरीके रखे जाएं जिससे कि देश एक देश बनकर रहे। पाकिस्तान टूटकर दो भागों में बट गया, लेकिन भारत इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, सोचिए पाकिस्तान तो एकदम अपने धर्म के लोगों को लेकर अलग हुआ था। पाकिस्तान जब बना था तो धर्म के आधार पर बना था कि मुसलमान एक साथ रहेंगे, लेकिन भारत में तो इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी भारत एक साथ बंधा हुआ है। और तो और अब भारत बात करता है अखंड भारत की कि हमारे जितने भी लोग पहले गए हैं वो भी आ जाइए। इसका मतलब कुछ तो हमारे पास में ऐसा था जो हमारे विचारकों ने, हमारे दिमागधारियों ने सोचा था। जी हाँ, क्या था? हमारे संविधान की एक खूबसूरती। क्या खूबसूरती थी हमारे संविधान की? हमारे संविधान की खूबसूरती थी संघीय यानी कि फेडरल फीचर। अब सर ये क्या होता है? संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था यानी यूनिटरी अर्थात एकात्मक व्यवस्था। ये कुछ ऐसा था जो हमें भारत वालों को यह समझाने में पर्याप्त रहा कि जो भी राज्य हैं वो भी खुश रहें, लेकिन इतने भी खुश ना रहें कि अपना बल्ला लेके चल पड़े। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तनु पूछ रही हैं कि सर मनीष कह रहे हैं सर मोनो सेटिंग सही करवाइए, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम आवाज आ रही है। एक बालक कह रहे हैं नटराज की क्लासेस थोड़ी कम कीजिए। भाई हम कैसे कम करें, कोई हमें सलाह देगा? भाई ये जो आवाज का सिस्टम है ये, इसकी शिकायत हमारे पास कई बार आ ली। हाँ, क्या चक्कर क्या है ये? इसका इलाज बताइए आप लोग। एक मिनट रुकिए। अब यहां से आगे एक बार बताइएगा भाई, है ना? जिनको लगता है कि आवाज में कुछ गड़बड़ है वो यहां से आगे बढ़ाइएगा, है ना?
मैंने कुछ थोड़ी सी एक सेटिंग वेटिंग चेंज की है, क्या पता उससे कुछ हो जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, मोनो सेटिंग बताइएगा भाई, है ना, है कि आवाज में कुछ गड़बड़ है। लेफ्ट और राइट दोनों में बैलेंस करने के लिए मैंने कुछ किया है, आगे बढ़ाइएगा, है ना, मैंने कुछ थोड़ी सी एक सेटिंग वेटिंग चेंज की है, क्या पता उससे कुछ हो जाए तो मुझे बताइए। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब पूरा सही हो गया, मोनो सेटिंग बताइएगा भाई, है ना, है कि हाँ मैंने इक्वलाइजर चेक कर लिया। अब भाई जो ईयरफोन वाले हैं वो भी चेक कर लें यार। अब ठीक है, हो गया, थैंक गॉड, बच गए। ठीक है, तो अब आगे की बात सुनते हैं। तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये जो देश के लोग हैं ये अपने आप को अलग ना बना लें। ऐसा हमारे राज्य में क्या फीचर किया गया, पूरी व्यवस्था की गई थी कि राज्य भी अपनी इज्जत बनाकर चलें और केंद्र जब जरूरत पड़े एक ही बार में कह दे कि हाँ भाई अब हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, थैंक यू सो मच, ठीक है, सही चल रहा है, ओके। तो भाई साहब हमने ऐसे कौन से फीचर डेवलप किए हमारे संविधान में, संविधान निर्माताओं ने, जिसकी वजह से हम कंट्रोल भी रख लेते हैं और राज्यों को खुश भी रख लेते हैं। मतलब राज्य में चाहे तो मुख्यमंत्री अपना शासन भी कर लेता है और जब केंद्र को लगता है कि भैया अपनी बात चलनी चाहिए तो वो तुरंत सबको कंट्रोल में भी ले लेता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, एक भारतवासी के नाम होने पर, आप एक भारतवासी, एक हिंदुस्तानी होने के नाम पर एक बात बताइए, आपको क्या पसंद होगा जब भारत के सभी राज्य एक मत रहेंगे या फिर सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजाएंगे? विचार कीजिएगा, बड़ा प्रश्न है। आपको पसंद क्या होगा जब सब एक रहेंगे? अच्छा सर, सब एक कैसे रहेंगे? भाई मान लीजिए इतने सारे छोटे छोटे राज्य हैं हमारे पास, सर ये तभी रहेंगे जो बीच का जो केंद्र है वो मजबूत रहे। भाई ऑब्वियसली बात है, हम यही चाहते हैं, मतलब जो केंद्र है ना वो मजबूत रहे। अब केंद्र मजबूत रहने के लिए हम क्या करें? केंद्र मजबूत रहे का मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार है वो मजबूत रहे। केंद्र सरकार को मजबूत रहने के लिए हम क्या करें? केंद्र को कुछ ऐसी ताकत दी जाए जिससे वो जब चाहे राज्यों पर कंट्रोल स्थापित कर ले। केंद्र द्वारा राज्यों को या फिर केंद्र को कुछ ऐसी ताकत दी जाए जिनका यूज करके वो जब चाहे राज्यों पर कंट्रोल कर ले। लेकिन सर इससे तो फिर ये नहीं हो जाएगा जैसे आज के समय पर सुनने को मिलता है कि मोदी जी ईडी का डर दिखा रहे हैं, सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, राज्यों के अंदर चलने ही नहीं दे रहे हैं, राज्यों की सरकार नहीं चलने दे रहे हैं। ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ। और सर कहीं ऐसा नहीं लगेगा किसी को कि केवल केंद्र ही सरकार चला रही है, बाकी राज्य वाले क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो फिर राज्य बनाने का फायदा क्या हुआ सर? पूरा की पूरा देश ही एक कर दो, कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मैंने कहा वैसे बाय द वे राज्य बनाए क्यों गए थे, क्यों बनाए जाते हैं राज्य? चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। देश में जब केंद्र मजबूत ही करना है तो राज्य क्यों बनाए गए? बड़ा प्रश्न है ये। हाँ भाई किरण कटारिया बता देंगे बेटा, एक दिन फॉर्म भरने का तरीका भी बता देंगे, फिलहाल पढ़ लो बेटा। एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न है, राज्य क्यों बनाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। ये बड़ा प्रश्न है भाई। हाँ, आज जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर दल परिवर्तन हो गया, बड़ा प्रश्न है ना ये। राज्य क्यों बनाए जाते हैं जल्दी बताइए। और राज्य बनाए सो बनाए, राज्य के अंदर जिले क्यों बनाए जाते हैं? क्या जरूरत है? टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी, लोगों की प्रॉब्लम हेतु, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पावर को डिवाइड करने के लिए। यस, एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है जो कि
एक तरह से समझिए कि मुझे सुनना ही वही था, वो आंसर उसने लिखा है। कुलदीप साहू ने अच्छा आंसर लिखा है, शहनाज अजहर ने अच्छा आंसर लिखा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं स्थानीय मुद्दों के लिए, अलका लिख रही है विकेंद्रीकरण के लिए ताकि तानाशाही ना रहे, रूल रेगुलेशन अच्छे से हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो। यानी आप लोग सोचते तो हैं टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए, प्रशासन में सहूलियत के लिए, स्थानीय मुद्दों के लिए, बहुत बढ़िया। यानी आप में से बहुत सारे लोगों ने लोकल की आवाज केंद्र तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यानी आपका दिमाग ये तो कहता है कि कुछ भी हो राज्य अच्छी चीज होती है। क्यों अच्छी होती है? हमने अभी आपसे जवाब पूछा, आपने बहुत सारे आंसर दे दिए और वो बिल्कुल सारे के सारे आंसर सही हैं। यानी कि ये अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत है। आप अगर हर काम के लिए दिल्ली जाएंगे तो विचार करिए, अगर कोई अरुणाचल का बच्चा है, उसे कोई काम पड़ गया, क्या काम पड़ गया भाई, दिल्ली में उसको मार्कशीट सही करानी है, तो अरुणाचल से दिल्ली आने के नाम पर तो वो काम ही छोड़ देगा। एजुकेशन के अंदर उसका मुख्यालय जहां राजधानी है वहीं सारे ऑफिसेज होंगे। आपके राज्य के अंदर भी जहां राजधानी है वहां मेजर ऑफिसेज होते हैं। तो कैसे वो आएगा इतनी दूर से चल करके यहां पे? कोई कच्छ का रहने वाला बच्चा है, दिल्ली कैसे आएगा? कोई कन्याकुमारी का रहने वाला बच्चा दिल्ली कैसे आएगा? इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहली जरूरत राज्य बनाने की क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत। एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत कैसे? क्योंकि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में कुछ ऐसे काम डाल दिए जाते हैं जिनका फैसला वो खुद के लेवल पर ही कर सकें। और ये कौन से विषय होते हैं? ये हमारी अनुसूची के अंदर गिवन है। अनुसूची 7 के अंदर राज्य सूची के विषय के नाम से मेंशन्ड है कि इन विषयों पर ही राज्य अपना एक्शन लेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आए। बोले अच्छा, तो राज्य जिन विषयों पर अपना एक्शन लेगा वो राज्य सूची के विषय हो गए। केवल केंद्र जिनका लेगा वो केंद्र सूची के विषय हो गए। जिन पर दोनों एक्शन ले लेंगे वो समवर्ती सूची के विषय हो गए। उदाहरण के लिए अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है, ये समवर्ती सूची का विषय है। इस पे केंद्र भी डिसीजन ले सकता है, राज्य भी डिसीजन ले सकता है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। विदेश सेवा केंद्रीय सूची का विषय है। रक्षा केंद्रीय सूची का विषय है। दूरसंचार केंद्र सूची का विषय है। मतलब विषयों का विभाजन। राजस्व एकत्रण राज्य सूची का विषय है। चिकित्सा राज्य का विषय। इस प्रकार से विषयों का बंटवारा होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बोले अच्छा सर, ये तो समझ में आ रही। कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा भाई, इसी वजह से देश में जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये सब तय किया गया था कि भाई हर काम के लिए कोई भी व्यक्ति, अब मान लीजिए चिकित्सा की बात की जाए, अगर भारत एक ही हिस्सा हो तो भाई साहब सारे एम्स दिल्ली में ही बनेंगे, फिर तो और कहीं एम्स बनेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति का मतलब कोई मतलब रह ही नहीं गया। फिर तो भाई साहब हर कुछ केंद्र की तरफ है। फिर छोटे छोटे केंद्र हमें बनाने पड़ेंगे। छोटे छोटे केंद्र बनाने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? प्रशासनिक सहूलियत के लिए लखनऊ बना, जयपुर बना, रायपुर बना, है ना, देहरादून बना, छोटी छोटी जगह बनाई गई, पटना बना कि भाई यहां पर भी सारी सुविधाएं हो पाएंगी। यानी राज्य होना जरूरी है। सिमिलरली जो राज्य के अंदर केंद्रीय स्तर पर काम हो, जैसे राज्य के अंदर दिल्ली में जो काम हो रहा है, राज्य के अंदर मान लीजिए जयपुर में जो काम हो रहा है, पटना में जो काम हो रहा है, लखनऊ में जो काम हो रहा है, अब कोई दूर बैठा व्यक्ति हर काम के लिए जयपुर, पटना, लखनऊ तो नहीं आएगा। तो उसके लिए छोटे छोटे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई गई। यानी प्रशासन में सहूलियत के लिए ही ये छोटे छोटे भाग बनाए गए थे। सर छोटे छोटे भाग बनाए गए तो क्या उन छोटे भागों को बहुत ज्यादा ताकत दी जा सकती थी? बिल्कुल दी जा सकती थी। बस उतनी ही ताकत देनी थी कि कहीं वो छोटे भाग ये ना समझ लें कि गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, साइड में बैठ जा भाई, देश अपन चलाएंगे। इस सहूलियत से बचने के लिए कहीं उनको यह ना लग जाए कि देश का विभाजन होगा, देश में उन्हीं का शासन होगा, ऐसी गलतफहमी ना आ जाए। इससे बचने के लिए ही केंद्र के पास वो जादू की छड़ी दी गई जिसके चलते केंद्र राज्यों को ताकतवर तो बनाए लेकिन उन पर जब चाहे नियंत्रण रख ले। तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्र द्वारा राज्यों को दी गई या हमारे संविधान द्वारा राज्यों को दी गई वो कौन सी शक्तियां हैं, या हमारे संविधान में ऐसा कौन सा फीचर है जो राज्यों की इज्जत बढ़ाता है, वही संघीय संरचना कहलाती है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? हमारे संविधान के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं जो राज्यों को उनकी इज्जत दिलाती हैं या राज्य होने का एहसास दिलाती हैं,
संघीय व्यवस्थाएं कहलाती हैं। और संविधान की वे व्यवस्थाएं जो राज्य को कहती हैं कि बैठो जरा, हम ही हैं केंद्र वाले, वो सारी व्यवस्थाएं एकात्मक व्यवस्थाएं कहलाती हैं। तो पहले ये बताइए, क्या आपको यह शब्द समझ में आया? किरण पूछ रही हैं सर इंग्लिश मीडियम हैंड रिटन नोट्स का बताइए। बेटा हमारा वो वाला सेशन जाके देखिए, इंग्लिश मीडियम के लिए हमें कोई बालक ही नहीं मिला लिखने के लिए, लेकिन चिंता मत करिए, अब चाहे हमें टीचर रखने पड़े हम उनसे भी ट्रांसलेट करवाएंगे। इंग्लिश मीडियम के नोट्स आएंगे जरूर, समय थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आज जो हमने सेशन किया था वो किया ही इसलिए था, बालक ही नहीं मिल रहे हैं ट्रांसलेट करने के लिए। भाई बैठने के लिए काम करने वाले तो चाहिए। इंग्लिश में लोगों का इतना हाथ तंग है, लेकिन जब काम टफ है तो फिर करने में और मजा आएगा, है तो और मजा आएगा। तो इसको करने की जिम्मेदारी हमने ली है। आप थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा, लेकिन चिंता मत करिए कि मैं आपको, देखिए जो इस बार के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं उनको जुलाई तो नहीं, अगस्त के एंड तक अंग्रेजी मीडियम वालों को नोट्स मिल पाएंगे। इसलिए अगर आप मेरे ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अभी बना कर दीजिए, मेरे हाथ में कोई भी अलादीन का चिराग नहीं है जो घिस करके मैं तुरंत कह दूं कि ले बेटा ये निकल कर आ गया। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी संघीय व्यवस्था क्या है, यूनिटरी क्या है। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करते हैं उन फीचर्स की जिनसे पता चले कि सरकार केंद्र को बढ़ावा देना चाहती है या राज्यों को बढ़ावा देना चाहती है। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। छोटा सा सवाल क्या है साहब? छोटा सा सवाल यह है, आपसे अगर पूछा जाए फीचर्स के अंदर कि सरकार का कौन सा हिस्सा आप ये मानेंगे कि वो अपने आप में फेडरल फीचर है, बताइए। हमारे देश के अंदर दो प्रकार की सरकारें चलती हैं। दो प्रकार की सरकारें चलती हैं। कौन सी सरकारें चलती हैं? एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। आपको यह शब्द देख करके क्या एहसास आता है? दो प्रकार की सरकारें चल रही हैं हमारे पास। कौन सी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इससे क्या लगता है आपको? राज्य का एग्जिस्टेंस है, देश संघीय व्यवस्था की तरफ है या यूनिटरी व्यवस्था की तरफ है? मतलब मान लीजिए देश में केवल राष्ट्रपति का ही शासन हो। देखकर पता चल रहा है कि सर दो सरकार है, इसका मतलब एक सरकार राज्य की सरकार है, और राज्य की सरकार होने का अर्थ यह हुआ कि राज्य को इज्जत मिली है, और जब राज्य को इज्जत मिली है तो ऐसी स्थिति को फेडरल फीचर में कहा गया है। हिमांशी कह रही है कि सर आप सुन ही नहीं रहे मेरी। बेटा सुन तो नहीं सकता क्योंकि मैसेज ही आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है ना? चलिए, तो पहली चीज समझ में आई, दो राज्यों का होना। अभी एक बार के लिए इन फीचर्स को याद कर लीजिए, फिर मैं क्या करूंगा, ये फीचर एकदम हटा के आपसे एक एक करके पूछूंगा। इसलिए कह रहा हूं पहले समझ विकसित कर लो, जब ये खत्म हो जाएगा फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर पता चलेगा कि आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है? शक्तियों का विभाजन होना। शक्तियों का विभाजन होना, इसका अर्थ क्या है? शक्तियों का विभाजन होना, इसका अर्थ क्या है? भारत के 7वें शेड्यूल में, भारत की 7वीं अनुसूची के अंदर विषयों का बंटवारा, केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, ये होना राज्य को इज्जत दिलाता है या फिर नहीं दिलाता है? कारण बिल्कुल क्वाजी भी समझाएंगे, वेट करिए, पहले मूल तो समझ लीजिए फिर आते हैं। किरण बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है? शक्तियों का बंटवारा होना, राज्य सूची की शक्तियां और केंद्र सूची की शक्तियां, इनका बंटवारा होना, ये क्या समझाता है? आपसे सवाल पूछा गया, बताइए। शक्तियों का विभाजन होना अर्थात केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं, राज्य के पास अलग शक्तियां हैं, शक्तियों का विभाजन, ये फेडरल फीचर को दर्शाता है। एक बार देख लीजिएगा, बाद में समवर्ती और अवशिष्ट शक्तियों में केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाना, अभी आ रहे हैं, सब पर आ रहे हैं, है ना? तो ये केंद्र को और राज्यों को, दोनों को इज्जत दिलाता है। राजेश दिख जाएगा, 2 मिनट रुकिए। अच्छा, फिर लिखित संविधान का होना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना, ये अगेन राज्य को रेस्पेक्ट दिलाता है या केंद्र को मजबूत करता है? बोले सर इससे पता कैसे चलेगा किसको रेस्पेक्ट दिलाता है, किसको रेस्पेक्ट नहीं दिलाता है? मैंने कहा इससे बहुत अच्छे से पता चलता है। बोले कैसे? मैंने कहा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये है आपके मन में आएगी, आप वो काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर चीज कोडिफाइड है, लिखी गई है, और जब सब चीजें लिखी गई हैं तो आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूछना पड़ेगा। राज्यसभा से पूछना पड़ेगा, इसका मतलब
राज्यों से जो सांसद चुनकर आए हैं उनसे पूछना पड़ेगा। तो जब राज्यों से चुने हुए सांसद आए हैं उनसे पूछना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखित संविधान के नाम पर देश को क्या कर रहे हैं, राज्यों की इज्जत बढ़ा रहे हैं। अच्छा, संविधान संशोधनों का कठिन होना, अगेन ये फेडरल फीचर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि इतना आसानी से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राज्यों से पूछना पड़ेगा। एक बालक कह रहे हैं कि सर केवल कुछ ही बच्चों के कमेंट्स ले रहे हैं। नहीं भाई साहब, हमने अब आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट ना दिखें ये व्यवस्था की है। आपको एक दूसरे के कमेंट ना दिखें, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे से ही हालचाल पूछते पूछते क्लास के माहौल को बदल देते थे। बहुत सारे टीचर्स की हमारे पास में शिकायत आई कि भैया आपके बच्चे आपस में ही पूछने लग जाते हैं, बताओ भैया प्रयागराज से कौन है, बताओ भैया जयपुर से कौन है। तो बोले सर उससे थोड़ा सा माहौल बिगड़ता था, इसलिए बच्चों को अगर कुछ लिखना है तो वो सीधा आपके पास लिखेंगे, और जब वो आपके पास लिखेंगे तो उससे आपको सीधे चीज़ें पता चल जाएंगी। हाँ, चीज़ें बफर कर रही हैं और वो हमें भी दिख रही हैं। बेटा इंटरनेट में हल्का सा ग्लिच है इसलिए बफर आ रहा है। आज इंटरनेट में थोड़ा सा ग्लिच है। इंटरनेट में इशू है इसलिए आपको बफरिंग आ रही है। अभी ठीक हो गया है, रुकिए इसका भी इलाज करते हैं। कोशिश तो सबकी करेंगे, देखो फिर कितना रह जाए कितना छूट जाए ये अपने ऊपर नहीं है भाई साहब, पर ये इलाज क्लास पूरी होने के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। ठीक है, तो जो वीडियो में बफर आ रहा है उसका हमें पता चल गया, इंटरनेट पे हल्का सा ग्लिच आ रहा है, क्योंकि आउटपुट हमने बहुत हाई क्वालिटी का लगा रखा है। तो कल से इसके अंदर थोड़ा क्वालिटी में चेंज करेंगे तो ये काम हो जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल बना सर संविधान की सर्वोच्चता होना ये कैसे दर्शाता है कि केंद्र ज़्यादा मजबूत है कि राज्य ज़्यादा मजबूत है? अरे हमने कहा संविधान में लिखी हर बात अगर शब्द से पालन किया जाए तो उसमें तो राज्यों के बारे में भी लिखा है, राज्य की विधानसभा लिखी है, राज्य के अंदर कैसे शासन होगा, राज्य की चुनाव प्रणाली क्या होगी, राज्य के अंदर क्या होगा, सारी व्यवस्थाएं उसमें लिखी हैं। इसका मतलब संविधान का जितना मजबूती से संविधान खड़ा होगा, संविधान जितना कठोर होगा, संविधान की जितनी सर्वोच्चता होगी, वो राज्यों की इज्जत बढ़ाएगी। सर ये बात भी सही है। सर एक बात बताइए, अगर हमारी न्यायपालिका केंद्र के अधीन कर दी जाए, केंद्र के अधीन मतलब सर न्यायपालिका केंद्र के अधीन कर दी जाए, इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के सारे फैसले केंद्र लेने लगे। जैसे मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है, मान लीजिए सर मध्य प्रदेश की कोई सी भी हाई कोर्ट है, सर इनके फैसले अगर केंद्र सरकार लेने लगे तो मैंने कहा आप खुद ही सोच लो, अगर केंद्र द्वारा हाई कोर्ट के निर्णय प्रभावित किए जाने शुरू हो जाएं तो क्या लगता है आपको, देश में लोकतंत्र बचेगा? न्याय सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का अगर याद रखना है तो इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ही अपदस्थ किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय से ही इंदिरा गांधी जी की सांसद सदस्यता चली गई थी, संसद की सदस्यता चली गई थी, जिसके चलते इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी। आप विचार कीजिए, अगर हाई कोर्ट हमारे देश में पावरफुल ना हो तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के अंदर केंद्र तानाशाही कर सकता है, राज्य की हाई कोर्ट्स भी अपने हितों की रखवाली कर सकते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का होना यानी केंद्र से प्रभावित ना होना, यह क्या दर्शाता है? अगेन ये दर्शाता है कि यहां पर, हाँ रवीना लिख रही हैं सर आपको तो हम सबके मैसेज शो हो रहे होंगे, बताना कि बस क्लासेस से हो जाएगा, प्लीज सर बताना। हाँ बेटा, ये हमें सबके कमेंट शो हो रहे हैं। अगर नाम लेना है तो मैं नाम ले देता हूं, जिनको लग जाएगा कि उनके नाम आ रहे हैं। तूबा, शशिकांत, तनु, संजीव, अभी, केएस, विशाल, आशीष, रामअवतार, उत्पल, रवीना, शहनाजर, लक्ष्मी, ज्योति, लोकेंद्र, शुभम, सुधीरा, रामअवतार, तुष्तिरा, अवनीश, रोहित, श्वेता, तनु, संजीव, सभी के मुझे कमेंट दिखाई दे रहे हैं।
है ना। लेकिन ये जुगाड़ क्यों किया गया है? ये जुगाड़ इसलिए किया गया ताकि आप आपस में ना बतियाएं, ठीक है ना। तो मुझको आपकी बातें सुनाई दे रही हैं, मतलब दिखाई दे रही हैं, क्लियर है। इस बात से परेशान मत रहिए, मुझे जो देखना है मुझे उतना दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। हां, अब आपको अगला पॉइंट, तो आपको यह समझ में आ गया दो प्रकार की गवर्नमेंट का होना। चलो अब मुझे एक बात बताओ, राज्यसभा के अंदर सांसदों का भेजा जाना क्या दर्शाता है? मजबूत केंद्र दर्शाता है या फिर राज्यों को इज्जत दिलवाता है? मतलब केंद्र के अंदर राज्यसभा के सांसदों का भेजा, भाई संसद है अपने पास, संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के द्वारा सांसद चुन के भेजे जाते हैं। तो बड़ा प्रश्न यह है कि राज्यसभा के अंदर जो सांसद चुनकर भेजे जाते हैं उनका निर्वाचन किया जाना ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है भाई? ये दर्शाता है, बताइए, ये दर्शाता है कि राज्य का वैल्यू है केंद्र में, राज्यसभा का वैल्यू है, मतलब राज्य का वैल्यू है। और राज्य का वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ? राज्य का सिस्टम फेडरल फीचर बढ़िया चल रहा है। तो फेडरल फीचर बढ़िया चल रहे हैं ये दर्शाने के लिए राज्यसभा का होना जरूरी है। बोले यहां तक बात समझ में आ गई? भाई ये आज नेट में दिक्कत है जी, हमारा नेट बफर कर रहा है और हम आपको पीड़ित होते हुए देख रहे हैं। हम आपकी असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हमें पासवर्ड पता नहीं है, दूसरा इंटरनेट भी है हमारे पास और उसका हमें पासवर्ड नहीं पता है। कोशिश करते हैं, 1 मिनट होल्ड करिए, 1 मिनट रुकिए बस। आपको अगर असुविधा हो रही है तो यार हम क्या इस मामले में बड़े भुलक्कड़ भाई साहब हैं, हम पासवर्ड सेव करना भूल गए यार। बेचारा वो देख के तो गया था एयरटेल वाला और हम भूल गए भाई साहब। फुर्सत से बैठ के खोजेंगे भाई साहब, इतने ज़्यादा मैसेज हैं हमारे पास कि हम भाई नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग इजाज़त दें तो अगली फुर्सत में हम खोजेंगे। भाई अगर हम अभी खोजने भी बैठेंगे ना तो भी छूट जाएगा। 1 सेकंड होल्ड करिए, देखिए 2021 का मैसेज दिखा रहा है। अरे भैया 23 का ही दिखा दो यार महाराज। हमारे पास व्हाट्सएप पे सेंड किया था यार गुरु। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम आजा महाराज 2023 का देखिए थोड़ा बहुत बफरिंग से ही इलाज कर लीजिएगा। हमें दिख तो रहा है हमारा इंटरनेट पर, हम कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। अभी हम करते हैं जुगाड़, अभी इस क्लास के बाद कर लेंगे, ठीक है। खोजेंगे बैठ करके, दूसरा इंटरनेट है उसको लगाएंगे, लेकिन अब कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, इतना सब समझ में आ गया आपको कि राज्यों को इज्जत मिलना मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर केंद्र को इज्जत मिले, मैं आपसे उल्टा कहूं कि राज्यों को राज्यपाल नियुक्त करके दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? बड़ा सवाल है। रेनू बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। क्या सवाल है? सोचकर देखिए मैं क्या कह रहा हूं। राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करके दिया जाता है, यह क्या है? राज्यों को इज्जत देना है या केंद्र द्वारा अपना प्रतिनिधि भेजकर राज्य की सारी बातें जानना? यह क्या दर्शाता है? मजबूत केंद्र दर्शाता है या राज्यों की इज्जत दिलाता है? आपको क्या लगता है, यह सारा प्रयास केंद्र को मजबूत करता है कि राज्य को मजबूत करता है?
सवाल देखिए कितना अच्छा है। पहला प्रश्न पूछा है मैंने, क्या राज्यपाल का होना, बताइए, बताइए, बड़ा प्रश्न है ये। सवाल अच्छा है अगर आप जवाब दे दिए तो। राज्य का मजबूत होना क्या दर्शाता है? राज्यपाल का होना। एक बालक लिख रहा है राज्यपाल के पास पावर नहीं है। अच्छा, अरे महाराज, राज्यपाल जो है ना वो खुफिया आदमी, खुफिया जासूस है वो। केंद्र सरकार राज्य में भेजती है उसको इसलिए है कि राज्य क्या बिल पास कर रहे हैं हमें बताओ, और अगर कोई भी बिल ऐसा लगता है जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ सकता है उसे रोक दो। मतलब समझ रहे हैं? केंद्र को मजबूती दिलाता है राज्यपाल का होना। अच्छा एक बात बताओ, इमरजेंसी जानते हो आपातकाल क्या होता है? मैं बताता हूं आपातकाल क्या होता है। आपातकाल होता है जब राज्यों की शक्तियां छीनकर केंद्र को दे दी जाती हैं। आपातकाल क्या होता है? आपातकाल होता है जब राज्यों की ताकत छीनकर केंद्र को दे दी जाती है। बताइए, अगर ऐसा हो तो क्या लगता है, केंद्र मजबूत होगा कि राज्य मजबूत होगा? विचार करिए। केंद्र मजबूत होगा। कैसे? क्योंकि भाई अगर आपने राज्यों से उनके अधिकार छीन लिए तो इससे तो स्वतः सी बात है केंद्र मजबूत हो गया है। तीसरा, अभी आपने क्या सुना था? संविधान की कठोरता, आपने सुनी थी संविधान की सर्वोच्चता, ये सब सुना। मुझे एक बात बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको थोड़ा सा सोच करके बताइएगा। हमने ये सब चीजें देखी, हमने अभी कोर्ट की आजादी भी देखी, लेकिन हमारे यहां पर जो न्याय व्यवस्था है वो तो एकीकृत प्रकार की है। माना हमारे यहां पर न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, लेकिन न्यायपालिका के साथ साथ हमारे यहां पर एकीकृत न्यायपालिका है। मतलब न्यायपालिका में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यानी हाई कोर्ट को फैसले से रोकना हो तो सुप्रीम कोर्ट 2 मिनट में रोक देती है। भाई बफरिंग आ रही है, हमें दिख रहा है, हम करें तो करें क्या? या तो क्लास बंद करवा लीजिए, और नहीं तो तसल्ली से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि हमें पासवर्ड तलाशना पड़ेगा। हमारा दूसरा पासवर्ड है वो गड़बड़ कर रहा है। आवाज पे तो आज हमने काबू पा लिया, वीडियो पे भी पा लेंगे। बताइए जल्दी से। स्क्रीन अटक रहा है, हमें पता है भाई। बीच में सही हो जाता है, फिर हवा ले जाता है, और दोनों ही तरफ हमने एयरटेल लगाया हुआ है, तब जाके ये हालत है। करें तो करेंगे हम। तो भी तार नहीं काम करेगा यहाँ तक। भाई अगर मैनेज करने की स्थिति है तो करें, नहीं तो कल क्लास करते हैं, आज रहने दीजिए। अभी हम इसी का इलाज ढूंढते हैं, फिर करते हैं।